नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो आया तो कहीं बाहर से था, लेकिन भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुषाण साम्राज्य की। एक ऐसा टॉपिक जो न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो मन में पहला सवाल यही उठता है कि आखिर मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति ने ये कमाल कर कैसे दिखाया। प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव कैसे रख दी। चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर के हर पड़ाव को साथ मिलकर समझते हैं। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक परिचय कि ये कौन थे, फिर देखेंगे कि साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, बात करेंगे कनिष्क के उस सुनहरे दौर की, उनकी अनोखी कला और संस्कृति को जानेंगे, और फिर देखेंगे कि रेशम मार्ग और सोने के सिक्कों ने उन्हें कैसे ताकत दी, और आखिर में उनके पतन और विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो खंड 1 परिचय। कहानी शुरू होती है मध्य एशिया के विशाल मैदानों यानी स्टेपीज से। यहाँ से एक कबीला भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल होता है। ये थे कुषाण। और ये बाहर से जरूर आए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ की संस्कृति को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। देखिए, इनकी जड़ें जुड़ी हैं यूजी नाम की एक जनजाति से जो मध्य एशिया में रहती थी। हुआ ये कि जब खूंखार हूणों ने इन पर हमला किया तो इन्हें अपना घर बार छोड़कर दक्षिण की ओर यानी अफगानिस्तान और भारत की तरफ आना पड़ा। यूजी कबीले की वैसे तो 5 शाखाएं थीं, लेकिन उनमें से एक कुषाण सबसे ताकतवर बनकर उभरी। खंड 2 साम्राज्य का उदय। अब सवाल ये है कि ये प्रवासी लोग एक बिल्कुल नई जमीन पर अपनी सत्ता कायम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इन्होंने एक बहुत ही मजबूत राजवंश की नींव रखी। उनका सफर वाकई में कमाल का था। पहले मध्य एशिया से हूणों ने उन्हें खदेड़ा। वहां से निकलकर वे अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचे, और यहां आकर उनके पहले बड़े नेता कुजुल कडफिसेस ने उस वक्त के शक शासकों को हराया और भारत में कुषाण शक्ति की पहली ईंट रखी। इस साम्राज्य की बुनियाद 2 बहुत ही मजबूत शासकों ने रखी। पहले थे कुजुल कडफिसेस, जिन्हें हम इस वंश का संस्थापक मानते हैं, और फिर आए उनके बेटे विम कडफिसेस, जो उनसे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने साम्राज्य को तक्षशिला और पंजाब के बड़े इलाकों तक फैला दिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। विम कडफिसेस ही वो पहला शासक था जिसने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए। और कमाल की बात यह है कि इन सिक्कों पर अक्सर भगवान शिव और नंदी की तस्वीरें मिलती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो कितनी तेजी से भारतीय संस्कृति में घुल मिल रहे थे। खंड 3 कनिष्क का स्वर्ण युग। चलिए अब बात करते हैं कुषाणों के सबसे महान सम्राट की, वो शासक जिसने इस साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया, महान सम्राट कनिष्क। साल 78 ईस्वी। ये तारीख इतिहास में बहुत अहम है। इसी साल कनिष्क गद्दी पर बैठे और उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये वही कैलेंडर है जिसे आज भी भारत सरकार अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। सोचिए, उनकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कनिष्क का साम्राज्य सचमुच बहुत विशाल था। प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने 2 राजधानियां बनाई। एक थी पुरुषपुर यानी आज का पेशावर, और दूसरी थी सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। उन्होंने पाटलिपुत्र जैसे बड़े शहर पर भी जीत हासिल की, और वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इतना कि उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। ये जो बौद्ध संगीति थी, ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कश्मीर के कुंडलवन में हुई इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष जैसे विद्वानों ने की। यहीं पर पहली बार बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया, और यहीं से महायान बौद्ध धर्म का औपचारिक रूप से उदय हुआ। खंड 4 कला और संस्कृति का संगम। अगर कुषाणों की सबसे बड़ी देन की बात की जाए तो वो शायद उनकी कला और संस्कृति थी। उन्होंने अलग अलग कला शैलियों का एक ऐसा संगम तैयार किया जो उससे पहले भारत में कभी नहीं देखा गया था। उनके दौर में कला की 2 जबरदस्त शैलियां फली फूली। एक थी गांधार शैली, जिस पर यूनानी रोमन यानी ग्रीको रोमन आर्ट का असर दिखता है और जिसमें स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से देसी थी और जिसमें लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनती थीं।
और यहीं पर एक क्रांतिकारी बदलाव आया। इससे पहले तक बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों से दिखाया जाता था, जैसे उनके पद चिन्ह या फिर धर्म चक्र। लेकिन कुषाणों के समय में ही पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में मूर्ति बनाकर पूजा गया। ये बौद्ध कला के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। कनिष्क का दरबार सिर्फ योद्धाओं से ही नहीं, बल्कि उस दौर के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से भी भरा हुआ था। अश्वघोष जैसे महान कवि जिन्होंने बुद्धचरित लिखी, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, वसुमित्र जैसे बौद्ध विद्वान, और तो और आयुर्वेद के पितामह चरक भी उनके ही दरबार में थे। सचमुच उनका दरबार ज्ञान विज्ञान का एक पावर हाउस था। खंड 5, रेशम मार्ग और सोने के सिक्के। अच्छा, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? कुषाणों की आर्थिक ताकत का इंजन दो चीजों पर चलता था। एक तो था रेशम मार्ग से होने वाला व्यापार और दूसरा उनके शुद्ध सोने के सिक्के। कुषाणों की दौलत का सबसे बड़ा राज था सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण। ये उस जमाने का एक तरह से ग्लोबल हाईवे था जो चीन को सीधा यूरोप के रोम से जोड़ता था, और कुषाण इस हाईवे के ठीक बीच में बैठे थे, जिसके कारण व्यापार से होने वाली सारी कमाई उनकी तिजोरियों में जाती थी। अब सोने के सिक्कों को लेकर ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यवनों यानी इंडो ग्रीक्स ने, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने जारी किए तो वो थे कुषाण। और अगर सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी करने की बात हो तो वो श्रेय जाता है गुप्तों को। ये तीनों पॉइंट्स बहुत जरूरी। खंड 6, पतन और विरासत। हर बड़े साम्राज्य की तरह कुषाण साम्राज्य का भी एक दिन अंत हुआ, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उनकी राजनीतिक ताकत तो चली गई, पर उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। कनिष्क के बाद जो शासक आए वो उतने ताकतवर नहीं थे। धीरे धीरे अंदरूनी झगड़ों और बाहरी हमलों ने इस महान साम्राज्य को कमजोर कर दिया। वासुदेव को इस वंश का आखिरी बड़ा शासक माना जाता है, पर जाते जाते भी वे महायान बौद्ध धर्म, गांधार मथुरा कला, शक कैलेंडर और संस्कृत साहित्य जैसी अनमोल विरासत छोड़ गए। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कुषाणों ने विदेशी और भारतीय परंपराओं का एक अनूठा संगम बनाया। दूसरी, कनिष्क का राज कला, धर्म और व्यापार का चरम था। तीसरी, उन्होंने रेशम मार्ग के जरिए भारत को ग्लोबल कॉमर्स से जोड़ा। और चौथी, उनकी कला, धर्म और कैलेंडर की विरासत आज भी हमारे साथ है। ये एक लाइन शायद कुषाणों की पूरी कहानी को सबसे अच्छे से बयां करती है कि वो आए तो विदेशी बनकर थे, लेकिन अपने कामों से, अपने योगदान से वो भारत के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन गए जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या कोई विदेशी राजवंश अपने काम और अपनी विरासत के दम पर उस जमीन के लिए पूरी तरह से देसी बन सकता है जिस पर वो राज करता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।